अगर आप डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में काम कर रहे हैं और आपको बड़ी सफलता नहीं मिली है, ढूंढ रहे हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या किया जाए, उसका समाधान आपको इस एपिसोड में मिलेगा, बशर्ते आप लास्ट तक बने रहें। एंजॉय द शो। जब आप साफ नियति से बड़े विजन के साथ काम शुरू करते हैं ना, तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। बहुत सारे लोग इस फेस में हार इसलिए मान जाते हैं, वो उन लोगों की राय से प्रभावित होते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग की एबीसीडी भी मालूम नहीं है। लोग कंपनी को नहीं छोड़ते सर, प्रोडक्ट इस कंपनी के बहुत जोरदार हैं, वाद के कारण है, लेकिन लोग लोगों को छोड़ते हैं सर। हमारे इस इंडस्ट्री में एक लीडर परिपक्व तब बनता है, सक्सेसफुल तब बनता है जब वो इस इंडस्ट्री की सारी एक्टिविटीज को रेगुलर करे। जैसे कोई व्यक्ति अभी हमारा ये कन्वर्सेशन सुन रहा है जी, और उसने अपनी परिपक्वता चेक करने की, मैं परिपक्व हूँ या नहीं हूँ जी, क्या देखे वो अपने अंदर? कब क्या बोलना है या नहीं बोलना है। ये इंडस्ट्री स्पीड से तब चलती है जब आपके लोग सेमिनार में बैठे हो। हर क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग रोल मॉडल मानते हैं, बहुत प्रभावित रहते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में भी एक ऐसी ही पर्सनैलिटी आज हमारे मेहमान हैं, जिनके कदमों पर बहुत सारे लोग चलने का प्रयास करते हैं। 25 साल से एक ही कंपनी में डटे हुए हैं, राइटर हैं। अत्री कंसल्टिंग के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से लोगों को एजुकेट करते हैं। आइए मिलकर स्वागत करें। एक बार फिर आज हमारे मेहमान हैं अत्री सर। स्वागत है सर, बहुत बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिस प्लेटफॉर्म ने बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखा, बहुत सारे लीडर्स को एक्सपोजर दिया और इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों का क्लियर विजन दिया। तो मैं अगेन बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका वेलकम करता हूं कि आपने लोगों के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए काम किया। ये इंडस्ट्री आपकी सदैव ऋणी रहेगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा मौका देने के लिए। थैंक यू सर। मुझे लगता है हर व्यक्ति अत्री सर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने लेवल पे। आपकी जो बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड से आप आए, वो बैकग्राउंड भी अपने आप में इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को रिलेट भी करवाती है और बहुत प्रभावित भी करती है। तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं, आपकी लाइफ जर्नी से स्टार्ट करते हैं। कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आना हुआ? मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की जॉब पे काम कर रहा था। दैट वाज क्लास 2 एंड गजटेड पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट, और अपने काम में बहुत व्यस्त था। उसके साथ में एक बहुत बड़ा मैथमेटिक्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये शब्द कहीं पर भी मेरे सिलेबस में नहीं थे। कहते हैं कि जब ऊपर वाले की कृपा होती है, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, तो आप किस फील्ड में चले जाएं ये आपको पता नहीं होता। अचानक मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया और सबसे बड़ा मेरी लाइफ में जो चेंज आया, मुझे डायरेक्ट सेलिंग के एक सेमिनार में ले जाया गया जी। तो वहाँ पर जो मैंने चीज़ें सुनी, जो देखी, वो मेरे किसी भी एजुकेशनल कैरियर में, प्रोफेशनल कैरियर में, लाइफ में मैंने कभी उनको सुना नहीं था। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि इस प्रकार की कोई इंडस्ट्री हो सकती है जो एक व्यक्ति को टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, नेम, फेम, रिकॉग्निशन दे सकती है। तो शुरू में तो उन चीज़ों पे बिलीव हुआ नहीं, लेकिन जब मैंने इंटरनेट पे इन चीज़ों को सर्च किया तो मुझे लगा ये इंडस्ट्री तो दुनिया में काम कर रही है और इंडिया में इसकी अभी शुरुआत है। तो यदि हम इस इंडस्ट्री को सही ढंग से चुनें और इस इंडस्ट्री पे सही तरीके से काम करें, तो जो बहुत सारे लोगों को यहाँ से मिला है वो मुझे भी मिल सकता है। तो उस भाव से मैंने इस इंडस्ट्री में सर शुरुआत की। तो आपने शुरुआत की सर 2001 के आसपास? 2001 में। ठीक है। उस समय आपकी जो इनकम थी गवर्नमेंट से, जो आपको मिल रहा था एज ए लेक्चरर, और आपका जो इंस्टीट्यूट था, उस समय लगभग कितना पैसा आप अर्न कर रहे थे? उस समय ये नया पे स्केल तो नहीं आया था। उस समय मेरी जो इनकम थी लगभग लेक्चरर की पोस्ट से 40-50 हज़ार रुपये की उस समय मेरी सैलरी होती थी, और 40-50 हज़ार रुपये के आसपास मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आ रहे थे। लगभग 80-90 हज़ार आप कमा रहे थे उस समय, कमा रहे थे। और उस समय आपको डायरेक्ट सेलिंग का विजन मालूम चला कि ये भविष्य का है जी। तो आपको शुरुआती फेज कैसा रहा? मतलब एक आपकी एक रेपुटेशन है, मतलब मास्टर की वैसे ही इज्जत बहुत होती है और मैथ के मास्टर की तो इज्जत और भी ज़्यादा रहती है। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चला रहे थे, उस समय जो शुरुआती एक्सपीरियंस था, फिर लोगों से मिले होंगे, लोगों ने नकारा भी होगा, लोगों ने ये भी कहा होगा कि मास्टर जी क्या काम करने लग गए जी। उस फेज की कुछ
बातें याद हैं अभी, और कैसे आपने उसको टैकल सबसे किया? पहले तो सर लोगों की बजाय घर वालों ने नकारा। जब मैंने घर वालों को बताया कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करके इस प्रकार एक इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर रहा हूं, तो घर में बहुत विरोध हुआ। तो घर वालों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। मैंने उनको कन्विंस किया कि आप मुझे सिर्फ 6 महीने का वक्त दीजिए, 6 महीने में मैं नहीं कर पाया तो मैं दोबारा कोचिंग सेंटर को रीओपन कर लूँगा। तो घर वाले तो इस उम्मीद में थे कि ये जो 6 महीने में ठंडा हो जाएगा, दोबारा कोचिंग सेंटर खोल लेंगे। लेकिन मैं इस भावना के साथ काम कर रहा कि 6 महीने में ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे, और उसका मुझे बेनिफिट मिला। और मैं इस बात को अपने सेमिनार में कोट करता हूं कि जब आप साफ नियति से बड़े विजन के साथ काम शुरू करते हैं ना, तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। और इन 6 महीनों में मैंने ऐसा कुछ किया सर कि 6 महीने के बाद मेरी इस इंडस्ट्री से जो इनकम थी वो कोचिंग सेंटर की इनकम को ब्रेक कर चुकी थी, क्रॉस कर चुकी थी सर। और जब मैं लोगों के पास जाता था तो लोग मजाक उड़ाते थे और लोग कहते थे यार क्या शुरू कर दिया आपने, ये कोई इसका कोई विजन नहीं है, इस प्रकार की कंपनी आती जाती रहती हैं। तो मैं लोगों को समझाता था, लोग मुझे समझा जाते थे। और बहुत सारे लोग इस फेस में हार इसलिए मान जाते हैं, वो उन लोगों की राय से प्रभावित होते हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग की ABCD भी मालूम नहीं है। बट मैं किताबों से जुड़ चुका था, अपलाइन के संपर्क में था, इस इंडस्ट्री का विजन जान चुका था, तो मैंने उन लोगों के रिएक्शन से मेरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा काम था कि सामने वाला यस करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, यस करे तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। और इस प्रोसेस से जब आगे बढ़ा तो कुछ लोग मेरे जैसे मेरी टीम में आ गए और उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। तो 6 महीनों के बाद मैं इस इंडस्ट्री में एक ठीक ठाक इनकम पे पहुंच चुका था सर। दैट्स ग्रेट सर। आज सर सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते जी। बस उनका एक्सपीरियंस कहीं पे किसी वो मनी सर्कुलेशन कंपनी के साथ में जुड़े, वहाँ जो भी उसका एक्सपीरियंस रहा उसको वो डायरेक्ट सेलिंग मान रहे हैं। उनको डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स मालूम नहीं है, क्या रूल्स हैं, क्या डेफिनेशन है, वो कुछ आइडिया है नहीं, उसकी गहराई में कभी नहीं गए जी। और वो वीडियो बनाते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में ज्ञान देते हैं और उससे जो काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये बंदा, इसके तो इतने फॉलोअर है, ये जाना पहचाना चेहरा है, ये ऐसे बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो जो लोग काम कर रहे हैं और जैसी चीज़ों से थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये इंडस्ट्री अभी उस दौर में है जिस दौर में किसी समय फिल्म इंडस्ट्री होती थी। ये इंडस्ट्री आज उस दौर में है जिस दौर में लोग कंप्यूटर को स्वीकार नहीं करते थे। ये इंडस्ट्री आज उस दौर में है जिस दौर में लोगों ने मोबाइल को नकारा था। तो वो दौर है। और अभी कुछ समय पहले बहुत सारी मीम बनी, बहुत सारी रील बनी डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स के ऊपर। तो वो इसलिए हुआ सर कि लोगों ने अपने जीवन में एक ही चीज़ सीखा है कि या तो करोड़ों रुपए लगा करके पैसा कमाया जा सकता है या कोई नौकरी करके पैसा कमाया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग को वो लोग जानते नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को जानते नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर को जानते नहीं है। ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां कोई व्यक्ति बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसा लगाए, बिना दुकान करे, बिना फैक्ट्री लगाए, अपना बड़ा सा नेटवर्क बना करके, प्रोडक्ट को यूज करके बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकता है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आप इस इंडस्ट्री को रियल डायरेक्ट सेलिंग को जानिए। उन कंपनियों की बात नहीं कर रहा जो पैसा ले रही हैं, मैं रियल डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है आपके चैनल के माध्यम से। हर व्यवसाय का एक फेज होता है सर। कोई 10 साल के लिए होता है, कोई 15 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए। यही इकलौती इंडस्ट्री है जिसके बारे में बोला गया है इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय। तो ये इस सदी की इंडस्ट्री है सर। तो किसी भी साथी को इन चीज़ों से प्रभावित होने की या अपने आप को ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं गलत जगह आया हूं। आप एक सही ट्रैक पे हैं। अभी तो शुरुआत सही से हुई नहीं है सर। देखना अगले 10, 15, 20 साल में ये इंडस्ट्री भारत में किस रूप में जाने वाली है और कितना बड़ा टर्नओवर होने वाला है। तो आप जम करिए सर, अपने पैशन को कम मत कीजिए, बस अपने काम पे लगे रहिए। कौन क्या बोल रहा है इससे प्रभावित होने की कतई जरूरत नहीं है। इट इज द कैरियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। दैट्स ग्रेट जी सर। आपका जो कॉन्फिडेंस है निश्चित रूप से सामने वाले लोगों में ट्रांसफ़र होगा। अगले पॉइंट पे मैं आता हूं सर। जी सर। बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हैं, एक्टिवली काम भी कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अभी फुल टाइम भी करने लग गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं मिल रही है। इसलिए हमारे चैनल पे आते हैं कि चलो ये वाला एपिसोड देखते हैं, इसमें कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। जी। तो उन लोगों को जो काम कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, परिणाम वैसे नहीं मिल रहे हैं जैसे वो चाहते हैं, क्या लगता है आपको कहाँ कमी हो रही है? देखिए, परिणाम तो एक प्रोसेस है सर। ये सर कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ गलत प्रचार भी हुआ
कि ये आईडी लगा दो शुरू हो जाएगा, ये कुछ नहीं करना अपने आप हो जाएगा, तो मैं उन कहूँगा साथियों से कि वो इस चीज़ से भ्रमित ना हो। ये एक प्रोसेस है सक्सेस का। एक जब आप इस बिजनेस में कुछ बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा सर, इस इंडस्ट्री में यदि आप वास्तव में इस इंडस्ट्री के रिजल्ट से वाकिफ़ हैं और जिन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से या बड़े इवेंट्स में देखते हैं, जिनकी आप स्टोरी सुनते हैं, यदि आप उन जैसा बनना चाहते हैं तो आपको इस ट्रैक को समझना पड़ेगा, इस जर्नी को समझना पड़ेगा। मेरा 25 साल का अनुभव कहता है कि इस इंडस्ट्री में 3 फेज हैं सर। सबसे पहला स्टार्टिंग फेज, या इसको स्ट्रगल फेज भी कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति शुरू करता है जिसका इरादा बड़ा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नहीं कर रहे हैं, मैं जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। जब कोई व्यक्ति काम को शुरू करता है, वो इस इंडस्ट्री के विजन को देखता है, लोगों की इनकम को देखता है, लोगों की लाइफस्टाइल को देखता है, तो बड़े जोश के साथ शुरू करता है। सारी चीज़ें खुद करता है, प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों से मिलना, उनको मीटिंग में लेके आना, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करना, सीखना, लोगों की हेल्प करना, उनको साथ लेकर उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग को हैंडल करना, ऑब्जेक्शन हैंडल, ये सारी चीज़ें करता है। और ऐसा करने वाले लोग, बहुत सारे लोग अगले फेज में चले जाते हैं जिसका नाम है ग्रोथ फेज। अच्छा, इस इंडस्ट्री के 3 फेज की मैं बात कर रहा हूं। पहला आपने बोला स्ट्रगलिंग फेज या स्टार्टअप फेज। अच्छा, जहां पर एक व्यक्ति शुरू करता है, और जो लोग करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं पहले फेज से दूसरे फेज में चले जाते हैं, और दूसरा फेज है ग्रोथ फेज, जहां पर वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री का एक अचीवर बन जाता है, जहां पर उसको रिकॉग्निशन मिलती है, इनकम भी ठीक ठाक होती है, तालियां मिलती हैं, स्पेस मिलता है, स्टेज मिलता है, एक्सपोजर होता है। वहां जाके उस व्यक्ति को लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इस फेज के लिए आप इस इंडस्ट्री में नहीं आए हैं। इस इंडस्ट्री की असली कामयाबी है 3rd फेज में, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लाई फेज। अच्छा, तो यदि मैं आपके सवाल को समझ पाया हूं तो उसका सही उत्तर यह है कि इस इंडस्ट्री में बड़ी कामयाबी, बड़े रिवार्ड, बड़े अवार्ड 3रे फेज में हैं। लोग कहीं ना कहीं गलती क्या कर लेते हैं, वो दूसरे फेज को ही बड़ा फेज मान लेते हैं, जबकि वहां तो उसको सिर्फ स्टेज मिल रही है। बट मेरा कहने का भावार्थ यह है आज आपके चैनल के माध्यम से, जो दूसरा ग्रोथ फेज है, ये लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म तो है, बट बहुत सारे लोग इसी फेज में रुक जाते हैं और इसी फेज के होकर रह जाते हैं। वो 3रे फेज तक पहुंच ही नहीं पाते, जहां से उसको लाखों की इनकम, बड़ी लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफ, रिकॉग्निशन मिलनी है, वहां तक जा नहीं पाते सारे लोग। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि वो दूसरे फेज में अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? पहले से दूसरे फेज में तो आ गए, लेकिन दूसरे से 3रे फेज में सारे लोग इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि उसके बीच में एक 3रा फेज आता है जिसको लोग जानते नहीं है। प्रोफेशनल तरीके से तो उसको बोलते हैं कंफर्ट जोन, लेकिन मैं इस फेज को बोलता हूं गुरुजी फेज। अच्छा, एक नया नाम मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द गुरुजी फेज। वो लोग दूसरे फेज में आते ही जब तालियां मिलती हैं, माला मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक ठाक इनकम आती है, तो वो गुरुजी बन जाते हैं सर। और वही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है सर। वो रुक जाते हैं वहां पे। इस समय आने के बाद वो क्या मानने लग जाते हैं, अब मुझे सारा ज्ञान हो गया है, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए अटक गए। अब वो अपलाइन की सुनने की बजाय अपलाइन को भी समझाना शुरू कर देते हैं, इसलिए अटक जाते हैं। पहले जिस एंथुजियाज्म के साथ काम कर रहे थे, अब वो एंथुजियाज्म नहीं रहा, इसलिए अटक जाते हैं। पहले वो सीखने पे फोकस करते थे, अब वो सिखाने पे फोकस कर रहे हैं, अटक जाते हैं। इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि वो वहां पर गुरुजी बन जाते हैं सर। तो मैं सभी साथियों से, सभी लीडर से कहना चाहूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, गुरुजी मत बनिए। उसी लय को, जिस एंथुजियाज्म के साथ आपने अपनी इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था, उसी एंथुजियाज्म को, उसी जोश को, उन्हीं एक्टिविटीज को 1 से 2 साल और कंटिन्यू कीजिए। आप उस फेज में पहुंच जाएंगे जहां लोग आपको देख करके कुछ बड़े डिसीजन लेने वाले हैं। तो इसलिए गुरुजी फेज में एक व्यक्ति अटक गया तो वो आगे बढ़ेगा नहीं। मैंने बहुत सारे मेरी टीम के लोगों को देखा जिनकी शुरुआत बहुत शानदार हुई थी, मेहनत बहुत अच्छे कर रहे थे, लीडरशिप बहुत अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन वहां जाके अटक गए सर। कैसे निकले सर? तरीका भी आप बताओ फिर। तरीका निकलने के सर 4 पॉइंट हैं इसमें सर। इन 4 पॉइंटों में यदि कोई व्यक्ति ध्यान दे ले तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस इंडस्ट्री के जिस प्रकार से सम्मान आपको हमें मिल रहा है, वो सब उसके हकदार हैं सर। 4 पॉइंट उन लोगों के लिए, जैसे ही वो ग्रोथ फेज में आए, थोड़ा नाम मिला, सम्मान मिला, उसी कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और वो मल्टीप्लाई फेज में जाना चाहते हैं, तो उन्हें 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली खूबी है परिपक्वता, मैच्योरिटी। अच्छा, यहां पर आप एक बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हैं,
बहुत सारी टीमें आपको फॉलो कर रही हैं, बहुत सारे लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर लेवल तो आ जाता है, बट परिपक्वता, मैच्योरिटी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से उसी की टीम के बहुत सारे लोग उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो परिपक्वता उस व्यक्ति में होनी बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। परिपक्वता मतलब जैसे कोई व्यक्ति अभी हमारा ये कन्वर्सेशन सुन रहा है जी, और उसने अपनी परिपक्वता चेक करने की, मैं परिपक्व हूं या नहीं हूं जी, क्या देखे वो अपने अंदर? सबसे पहले तो ये, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड के, अलग अलग एटीट्यूड के, अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं, अलग अलग माइंड सेट के आते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सारी सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग होंगी। तो परिपक्वता की पहली पहचान ये है कि यदि आपकी टीम के लोग कोई ऐसा ही चीज़ें आपको लग रहा है कि ये सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, रूलिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, बेसिक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप थोड़ा हजम करना सीखिए, रिएक्ट मत कीजिए परिस्थितियों पे। कई बार हम ऐसा रिएक्ट कर देते हैं कि बात को और बिगाड़ देते हैं। तो मैच्योरिटी आपकी ये बताती है कि कोई ऐसी सिचुएशन बनी, उस सिचुएशन को आप रिएक्ट ना करें बल्कि उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढें। दूसरी परिपक्वता का ये पहचान है सर कि कब क्या बोलना है या नहीं बोलना है। हम इतने जल्दबाजी करते हैं कि कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं भी लग रही है और तुरंत वो चीज़ बोल देते हैं, उसका इफेक्ट लोगों में बहुत ज़्यादा जाता है। तो लोग आपको देखते हैं कि ये व्यक्ति कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो आपकी परिपक्वता की पहचान है। इसलिए रिएक्ट मत करें, थोड़ा हाजमा बड़ा करें, चीज़ों को समझें और एक एंगल से चीज़ों को मत देखें। एक चीज़ को आप कई बार बोलते भी, मैं आपको बड़ा कोट करता हूं, बड़ा फॉलो करता हूं, एक स्थिति के 360 एंगल है सर देखने के। हो सकता है उस एंगल से वो सही हो बट दूसरे एंगल से सही नहीं हो। तो आपकी एक मैच्योरिटी वहाँ दिखनी चाहिए, लेकिन लोग आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपको देख करके लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो परिपक्वता आपके अंदर होनी चाहिए सर। ग्रेट सर। दूसरी खूबी होनी चाहिए सर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी। अच्छा, मजबूत लीडरशिप क्वालिटी। ओवरऑल सर ये इंडस्ट्री प्रोडक्ट बेस्ड तो है जी, लेकिन ये इंडस्ट्री लीडरशिप बेस्ड है सर। आपने लोगों को लीड करना है। कोई भी संस्था आगे तभी बढ़ी है जब उसकी लीडरशिप मजबूत होती है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पार्टी डाउनफॉल आया उसका यदि उसकी लीडरशिप कमजोर हो जाती है। आप बहुत सारे लोगों को लीड कर रहे हैं, आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, नेतृत्व कला होनी चाहिए। आपके अनुसार कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो एक व्यक्ति में ये तो यार होने ही होने चाहिए? देखो, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी के लिए ये तो एक प्रोसेस है सर, हर बार निखार होता रहता है एक व्यक्ति में, लेकिन मैं मानता हूं कि इस समय बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। तो सबसे पहली खूबी आपके अंदर ये होनी चाहिए कि लोगों को साथ लेकर चलने की कला, वो व्यवहारिकता आपके अंदर होनी चाहिए। लोक व्यवहार में आप निपुण होने चाहिए। वो आपकी स्किल ऐसी हो कि लोग आपके साथ रहें। लोगों को लाना एक पार्ट है सर, लेकिन लोगों को बनाकर रखना और लोगों को लंबे समय तक साथ लेकर चलना, ये लीडरशिप क्वालिटी है सर। लोग कंपनी को नहीं छोड़ते सर, प्रोडक्ट इस कंपनी के बहुत जोरदार हैं, वाद के कारण है, लेकिन लोग लोगों को छोड़ते हैं सर। मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी हो कि लोग मेरे साथ रहें, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी को इंगित करती है, इशारा करती है सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर, जो आपने बोला कि जो ये ग्रोथ फेज में लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते, कई बार अहंकार आ जाता होगा, ईगो आ जाता होगा, उसकी वजह से लोगों को कुछ भी बोल देते होंगे और लोग नाराज होकर चले जाते होंगे। वो तालियां पसती नहीं सर, वो तालियां जब मिलती है ना, वो लोगों पे पसती नहीं, ईगो आ जाती है, तो सबको साथ लेके चल नहीं पाते, कई सारी शर्तें लगाते हैं, वो मनमाने तरीके से लोगों को रिएक्ट करते हैं। कई बार तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग अपनी डाउनलाइन का फोन नहीं उठाते सर, वो फोन नहीं उठाते हैं। मैं बिजी था, अरे फोन आप बिजी थे तो बाद में कॉल कीजिए ना। तो लोगों को कहीं लगता है कि मुझे नेग्लेक्ट किया जा रहा है। मुझे सर, घर में छोटा बच्चा होता है ना, आप उसकी बात को न सुनो तो वो भी नाराज हो जाता है। यहाँ तो सर मैच्योर लोग आपके साथ हैं जो कैरियर बनाने के लिए आई हैं, तो लोगों को साथ लेने की कला, लोगों को साथ लेकर चलने की कला, उनको लीड करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए सर। दैट्स गुड। और तो दूसरा इसमें एक पॉइंट हो रहा है सर, प्लीज कथनी और करनी एक होनी चाहिए आपके। अच्छा, ये लीडरशिप का ये भी एक गुण है। बिल्कुल गुण है सर। आप ऑन द स्टेज और ऑफ द स्टेज एक रहें सर। सर हम फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है कि हमने जो रोल प्ले किया वो रोल किया उसके बाद खत्म। नो, आप शीशे के घर में हैं सर, लोग आपको देखते हैं, आपकी तो 2 आंखें हैं लेकिन आपके ऊपर हजारों लोगों की आंखें हैं। आप जो कर रहे हैं वैसा आपका आचरण नहीं है तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। और वहां जाने के बाद लोग ये गलती कर देते हैं कि ऑन द स्टेज कुछ और होते हैं और ऑफ द स्टेज कुछ और होते हैं। आप एक रहेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे सर। लोग, आप लोगों के लिए लोगों का हीरो नहीं बनना सर, हमें लोगों का रोल मॉडल बनना है, ताकि लोग आप जैसा बनने को
आतुर हो आप जैसा बनने की कोशिश करें, इसलिए आपकी करनी और कथनी एक होनी चाहिए सर। ग्रेट सर। जी सर। तो 2 पॉइंट आपने कवर किए सर। पहला परिपक्वता होनी चाहिए, दूसरा लीडरशिप क्वालिटी, और उसमें भी आपने 2 पॉइंट बता दिए जी। तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? तीसरी होनी चाहिए सर माहौल बदलने की क्षमता। अच्छा। ये इंडस्ट्री सर माहौल से चलती है, और आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बिजनेस रन नहीं कर रहा है, जिनका बिजनेस उस स्पीड से नहीं चल रहा है, जो कहीं ना कहीं हो सकता है नेगेटिव दौर में हो। आपके जाने के बाद माहौल बदल जाए, ऐसा लीडर आपको बनना है। तो वो माहौल को बदलने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। 2-3 चीजें इस पार्ट को आपको पूरा करती हैं। पहली चीज तो 100% पॉजिटिविटी। अच्छा। हम आशाओं के सौदागर हैं सर। वी आर द डीलर ऑफ होप्स। जब आप जाएं तो एक निराश व्यक्ति भी एक्साइटेड हो जाए कि अब तो चीजें ठीक हो जाएंगे। आपकी पॉजिटिविटी इतनी बड़ी हो कि बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी भी उसमें समा जाए। हम क्या करते हैं, माहौल के साथ खुद बदल जाते हैं। माहौल नेगेटिव है, खुद भी नेगेटिव होकर आ जाते हैं। नो, आप बड़ा नहीं बन पाएंगे। आपको माहौल को ठीक करना है सर, परिस्थितियां आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी। तो पहली पॉजिटिविटी, दूसरा है एंथुसियाज्म। अच्छा। जोश। ये इंडस्ट्री जोशीले लीडर की है सर, जोशीले लोगों का व्यवसाय है सर। कमजोर लोग तो घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं सर, लेकिन मजबूत लोग फील्ड में जाके लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी से हाथ मिलाएं तो सामने वाले को लगना चाहिए कि किसी लीडर से हाथ मिलाएं। आप स्टेज पे जाएं तो लोग खड़े हो जाएं। आपकी बात से आपका फोन जाए किसी डाउनलाइन के पास तो उसके अंदर एनर्जी आ जानी चाहिए। तो इस इंडस्ट्री की नेचर है सर कि ये जोशीले लोगों की इंडस्ट्री है। तो आपके अंदर वो एंथुसियाज्म आपकी बातों से, आपकी प्रेजेंटेशन से, आपके फोन कॉल से दिखना चाहिए सर। और तीसरा है सर विजनरी। अच्छा। आपका विजन वो होना चाहिए। माहौल तब बदलेगा जब आपको विजन दिखा, वो लोगों में ट्रांसफर करना है आपको। ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाली है, आंकड़े बताते हैं सर कि हम इस समय डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड वाइड 11वें स्थान पर आए हैं। टर्नओवर में बहुत बड़ा टर्नओवर हमारे देश का नहीं है, बट हमारी पोजीशन 11वें नंबर पर है और लगभग 22-23 हजार करोड़ का टर्नओवर इंडिया में है। बट हमारा CAGR जो बता रहा है कि हम बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि यदि इसी स्पीड से बढ़ते रहे तो आने वाले 10, 15, 20 साल के बाद हम वर्ल्ड की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंट्री में आने वाले हैं सर। हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा होगा। तो वो जो आपकी आंकड़े हैं, वो जो विजनरी आप लीडर हैं, तो आप माहौल को बदल देंगे सर। तो आपके जाने से माहौल बदलना चाहिए। यदि जैसी भी माहौल है, आप वहां जाकर पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए। आपके जाने के बाद एक नेगेटिव व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाए, इस प्रकार की आपकी लीडरशिप होनी चाहिए, इस प्रकार का आभा आपका ओरा होना चाहिए सर। तो तीसरा पॉइंट है माहौल को बदलने की क्षमता। राइट। और चौथा पॉइंट है सर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां आपको अपने रिजल्ट बदलने के साथ साथ लोगों के रिजल्ट बदलने हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टूल्स का इस्तेमाल करना और टूल्स को प्रमोट करना। डुप्लीकेशन चूंकि हाँ जरूरत है उसकी कि आप जैसे लोग तैयार हों। जी। ग्रेट। जब तक आप टूल्स पे फोकस नहीं करेंगे, टूल्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टूल्स को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक आपकी टीम में सही डुप्लीकेशन नहीं आ सकता सर। आपने बताया कुछ, सामने वाले ने सुना कुछ, नीचे गया कुछ, नीचे जाते जाते सर कंसेप्ट ही बदल जाता है। टूल ही एक ऐसी चीज है जो राइट डुप्लीकेशन कर सकता है और डेप्थ तक प्रॉपर एजुकेशन जा सकती है। सेम चीज जाएगी सर। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इस किताब को बहुत प्रमोट करता हूं। ये बहुत बड़ा टूल है। यदि हम किसी व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझाना चाहते हैं तो कितना भी कुछ बता ले नहीं बता पाएंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री की क्या वर्थ है, कितनी बड़ी है, क्या होने वाली है, कहां से शुरू हुई, इस किताब का इट इज ए टूल। तो यदि हम लोगों को ये किताब प्रमोट कर दें, लोगों को बता दें कि आप इस किताब को पढ़िए, तो जान जाएंगे डायरेक्ट सेलिंग को। तो टूल्स का हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है सर। और मैं यदि अपनी ग्रोथ की बात करूं तो मैं टूल्स को बहुत प्रमोट करता हूं और टूल्स के माध्यम से ही मैं इस लेवल पर आया हूं। बट अभी जमाना सर AI का आ चुका है, हम बहुत फास्ट गति से बढ़ रहे हैं। तो पुराने टूल हो सकता है इस समय उतने काम ना करें, हमें कुछ नए सोचने की जरूरत है। और इस 25 साल के अनुभव से मैं एक चीज आज सभी साथियों को कहना चाह रहा हूं कि यदि आप टूल्स पे काम नहीं करेंगे तो टीम को बड़ा नहीं कर पाएंगे। वो वॉल्यूम जो आप चाह रहे हैं, वो लेवल जो आप चाह रहे हैं, वो पिन जो आप चाह रहे हैं, वो नहीं आ पाएगी। अभी AI का जमाना आ चुका है। हम पुराने जमाने में सर लिस्ट बनाते थे, नोट्स बनाते थे, डायरी में लिख लिया,
डायरी भर गई तो पता नहीं वो डायरी कहाँ पर रखी है, उस किस पेज पे क्या लिखा हुआ है। तो ये सारी पुरानी चीजें हैं सर। हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, 10 नाम लिखे और होगी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। तो मैं आपके माध्यम से आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी कर रहा हूं और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूं। कुछ समय पहले एक ऐसा टूल आया, क्योंकि जब मैंने देखा कि लोग टूल्स पे सही जा नहीं पा रहे हैं, सही ढंग से उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं और उनकी सक्सेस बहुत बड़ी हो नहीं पा रही है, तो मेरे मन में एक विचार आया कोई ऐसा टूल हो जो डायरेक्ट सेलिंग स्पेसिफिक हो, जो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स के लिए रामबाण बने। तो मैंने नवीन से बात की, क्योंकि वे कॉर्पोरेट में काम करते हैं और बहुत हाई टेक्नोलॉजी का व्यक्ति है वो। तो मैंने उससे बात की कि नवीन, डायरेक्ट सेलिंग के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टूल बन सकता है क्या जो हमारी इंडस्ट्री में चमत्कार कर दे, जो हमारी इंडस्ट्री के लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा टूल बने, उनकी कामयाबी में वो मील का पत्थर साबित हो। तो उन्होंने अपने कॉर्पोरेट के साथियों से बात की और उसमें बहुत सारे साथियों ने एक टीम बनाई और मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो टूल एक ऐसा आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग में जो क्रांति लाने वाला है सर। अच्छा, हमारी सारी समस्याओं का समाधान उस टूल में है सर। वो एक मोबाइल ऐप के रूप में आया है। अच्छा, अभी जस्ट वो लॉन्च हुआ है और उस टूल का नाम है सर, उस ऐप का नाम है आई एम स्मार्ट लीडर। क्या बात है, नाम तो जोरदार रखा है, आई एम स्मार्ट लीडर। आई एम स्मार्ट लीडर। अच्छा, उस ऐप में 3 सेक्शन है सर। और मैं मतलब यदि ऐप है जैसे हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, वहां से उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और मैं बहुत, क्योंकि मैंने उसको यूज करके देख लिया है, उसमें इतने फीचर हैं सर, इतने फीचर हैं कि लोगों को प्रोफेशनल वर्किंग करने के लिए, स्किलफुल बनाने के लिए वो लोगों की बहुत हेल्प कर सकता है। वो डायरेक्ट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगी? डायरेक्ट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। प्योरली। क्या है सर उसमें? उस ऐप में 3 सेक्शन है सर। 1 इज द टूल, 2nd इज द ऑडियो बुक्स एंड 3rd इज द वीडियो कंटेंट। अच्छा, मैं थोड़ा सा टूल के बारे में बताऊं। उस टूल में 6 पार्ट हमने उसमें ऐड किए हैं, जो मैंने उसको स्टडी किया, उसमें 6 पार्ट हैं। एक है इवेंट, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हमने मंथली इवेंट करना है, हम उसमें फीड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टूल उसमें मिल जाएंगे, बाहर भी मिल जाएंगे आपको उसके अंदर। लेकिन उसके अंदर वो जो इवेंट है, उस इवेंट के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें फीड की हैं जो आपको बार बार फॉलो करेंगे। अच्छा, आपको नोटिफिकेशन देंगे ताकि आपको याद रहे कि मेरा आज कौन सी एक्टिविटी मुझे आज करनी है। उसके अंदर एक टूल है सर, वो है एक्टिविटी प्लानर। मैं कहता हूं कि सुपर टूल है वो। अच्छा, हमारे इस इंडस्ट्री में एक लीडर परिपक्व तब बनता है, सक्सेसफुल तब बनता है जब वो इस इंडस्ट्री की सारी एक्टिविटीज को रेगुलर करे। कुछ डेली एक्टिविटी हैं, कुछ वीकली एक्टिविटी हैं, कुछ मंथली एक्टिविटी हैं। तो उस एक्टिविटी प्लानर में ऐसी चीजें डाली गई हैं जहां पर एक व्यक्ति उसको सेलेक्ट करे तो उसके अंदर कुछ एक्टिविटी ऑलरेडी फीड हैं। अच्छा, सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति को रोज अपनी डाउनलाइन से, अपनी टीम से बात करनी चाहिए, बट नहीं करते हैं। तो यदि उसने एक्टिविटी प्लानर पे जाके उस एक्टिविटी को सिलेक्ट किया, उसके अंदर है ये टॉक टू डाउनलाइन, तो वो ऐप उसको पूछेगा कब से शुरू करनी है। मैं कहता हूं आज से। तो पूछेगा किस टाइम से, रात को 9 बजे। तो क्या मैं आपको इसका कोई नोटिफिकेशन दूं? यस। कितने मिनट पहले? 5 मिनट पहले। आपने सेव कर दिया, तो रोज रात को 8:55 पे आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा कि भैया टीम से बात कर, फला व्यक्ति से बात कर। तो लोगों को काम सर लोग करते नहीं है, करवाया जाता है। तो ये टूल उसके पीए के रूप में काम करेगा, जो भी हमारी एक्टिविटी है। नोट्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक किताब पढ़ी और मुझे लगा कि यार किताब बहुत काम की है, अभी पूरी किताब को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने कुछ नोट्स बना लिए डायरी पे। या आज बहुत सारे साथी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट्स को नोट कर रहे हो, लेकिन वो पॉइंट्स 10 दिन के बाद पता नहीं चलेगा कहां पे गए। तो हमने इसका स्पेसिफिक एक नोट्स का फोल्डर बनाया इसके अंदर। अच्छा। जिसमें आप चाहें तो 6 प्रकार के नोट्स हैं। सेल्फ नोट्स, स्ट्रेटेजी नोट्स, मीटिंग नोट्स, टू डू लिस्ट, बुक वाइज नोट्स और लीडर वाइज नोट्स। अच्छा, हमने किसी लीडर की कोई वीडियो देखी, कोई अच्छा कंटेंट लगा, तो लीडर वाइज नोट्स पे क्लिक किया, लीडर का नाम लिखा, उसके पॉइंट्स में नोट किए, सेव कर दिया, परमानेंट हमारे पास हो गया सर। वो फोल्डर बना दिया, चैट विद सुरेंद्र वत्स नोट्स। कैसे उसका लाभ ले सकते? कैसे? जैसे मैंने चैट विद सुरेंद्र वत्स का लिया, मैंने कोई वेबसाइट देखा और उसमें उस किसी भी लीडर ने जो बात बताई उसमें 4, 5, 6 पॉइंट नोट करके सेव कर लिया। ठीक है। फिर कोई दूसरा इंटरव्यू आया, फिर चैट विद सुरेंद्र वत्स खोला, फिर उसमें नोट बनाए। जब भी मुझे दिल करा कि मुझे चैट विद सुरेंद्र वत्स को सुनना है, तो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, इस ऐप पे क्लिक किया और नोट्स पे गया और टिक 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 सारे नोट्स मेरे सामने आ गए। मैं ट्रेन में हूं, बस में हूं, घर में, 24 घंटे में मेरे पास रहेगा। ये सर्च भी कर सकते हैं, उसमें जाके सर्च कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन डालेंगे तो नोट्स निकल आएंगे।
ग्रेट। आपने कोई मीटिंग लेनी है, अब मीटिंग में आप जाओगे तो एक अच्छी मीटिंग तब बनेगी जब आप उसके नोट्स बना के जाओगे। और यदि आप डायरी में नोट्स पढ़ के बोल रहे हैं तो इफेक्टिव मीटिंग नहीं बनेगी। तो आपने उसमें मीटिंग नोट्स क्लिक किया, कहाँ की मीटिंग है उसको लिखा और उसके की पॉइंट्स नोट कर लिए, सेव कर लिया, तो आप जाते समय उसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे मीटिंग दे सकते हैं, तो आपकी एक लीडरशिप अच्छी बनेगी सर। ये टूल उसके अंदर है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट एक बहुत बड़ा टूल है सर इसके अंदर। अच्छा। और मैं मानता हूं कि हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग इसलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वो प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। डायरी में 4 नाम लिखे और बन गई प्रोस्पेक्ट लिस्ट। ये कोई प्रोफेशनल तरीका थोड़ी है सर। आप इस ऐप में जाइए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे उसमें 4 टाइप की लिस्ट निकलेंगे। लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ रिलेटिव्स, लिस्ट ऑफ अदर नोन, लिस्ट ऑफ अननोन। तो सामने वाले में एक नए प्रोस्पेक्ट में ये एक स्किल डेवलप हुई, उसके अंदर एक एंथुजियम है कि 4 प्रकार की लिस्ट होती है क्या। और जैसे आप उसको क्लिक करोगे, मान लीजिए आपने किसी अननोन व्यक्ति को लिस्ट में ऐड किया, रास्ते में जाते समय आपको मिल गया, अब डायरी है, पेन है, नहीं है तो वो नहीं हो पाएगा। मोबाइल में आपने सेव किया, पता नहीं किस नाम से सेव हुआ, आपने तुरंत अपना ऐप खोला और अननोन पे क्लिक किया और उसका नाम सेव कर लिया। अब डायरी में तो हम अपनी मर्जी से चीज ऐड करते हैं, यहां पर वो ऐप जो रिक्वायरमेंट देगा वो आपने ऐड करनी है। तो आप जब उसमें ऐड करते जाओगे तो करते करते वो लास्ट में एक आपसे पूछेगा, क्या इस प्रोस्पेक्ट के साथ आपकी मीटिंग सेट करूं? अच्छा। क्या मीटिंग की रिक्वायरमेंट है? तो आप ना चाहते हो भी यस को क्लिक करोगे। अब जैसे आपने यस पे क्लिक किया तो कहेगा बताओ कब मीटिंग करनी है, आपको डेट उसमें भर देंगे। वो पूछेगा क्या इसके लिए मैं आपको नोटिफिकेशन फॉलो करूं आपको मैं? यस। 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले, 15 मिनट पहले, तो 1 घंटा पहले आपने डाल दिया तो 1 घंटा पहले आपके पास मैसेज आएगी भैया आज आपकी वहां पर मीटिंग है। और सबसे बड़ी चीज सर, आपने उस कॉन्टैक्ट को मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में लेकर जाने की जरूरत नहीं, वहीं पर ऑप्शन है कॉल करने का भी। अच्छा। तो आप वहीं से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। क्या बात। और सबसे बड़ी क्या है सर, यहाँ पे जो प्रोफेशनल वर्किंग की बात कर रहा हूं मैं, जैसे वो मीटिंग हो चुकी होगी और आप उस कॉन्टैक्ट को जब क्लिक करोगे तो ऐप आपसे पूछेगा क्या मीटिंग हुई। अच्छा। आपको फॉलो कर रहा है, यानी कि जो काम हम आप नहीं सिखा पाए लोगों को वो ये ऐप सिखा रहा है। तो क्या मीटिंग हुई, आपको कहोगे यस, तो कहेगा बता मीटिंग में क्या हुआ। तो मैंने उसमें अपने उस मीटिंग का फीडबैक लिखा। वो व्यक्ति अभी तो बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, कई सारे सवाल हैं, वो दोबारा मिलना पड़ेगा। तो आपके पास उस मीटिंग का फीडबैक हो गया। फिर वो पूछेगा क्या अगली मीटिंग अरेंज करूं, आपने लिख दिया यस, कब, आपने दोबारा डेट डाल दी, फिर आपको फॉलो कर रहा है वो। और जब आप दोबारा जाओगे तो आएगी मीटिंग नंबर 2, तो उसके अंदर आप क्लिक करोगे तो आपके पास रिकॉर्ड होगा मीटिंग नंबर 1 में क्या बात हुई थी। यानी कि आप पिछला फीडबैक के साथ अगली बात शुरू करेंगे तो आपका एक अच्छा प्रभाव जाएगा। इसी में एक टूल है सर, बिजनेस एनालिसिस। अच्छा। जो आप ऐप खोलोगे तो आप पता चल जाएगा आपके रेगुलर बिजनेस को, आप किन किन की लीडर्स को मॉनिटर करना चाहते हैं, उनके बिजनेस आप इसमें फीड करेंगे, टारगेट बिजनेस और एक्चुअल बिजनेस, और फिर उसको लॉक कर देंगे। तो आपके पास वो ग्राफ के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से डाटा आएगा कि मेरे कौन से लीडर फास्ट मूवर हैं, कौन से स्लो मूवर हैं, कौन से टारगेट पूरा कर रहे हैं। और इसमें फाइनेंशियल ट्रैकर का एक टूल है सर। अच्छा। कि हमारा जो पैसा आ रहा है कहाँ पर खर्च हो रहा है। बिजनेस पे तो लोग खर्च ही नहीं कर रहे सर। वो आपसे पूछेगा बताओ बिजनेस एक्सपेंसेस है या पर्सनल एक्सपेंसेस है, ताकि आप काउंसलिंग करते हैं बता पाए कि आपने बिजनेस पे खुद के इन्वेस्टमेंट पे कितना किया, खुद को सीखने पे कितना खर्च किया। तो ये तो एक पार्ट था सर टूल। दूसरा है बुक्स। अच्छा। मेरा मानना है सर, क्योंकि मैंने किताबों को खूब पढ़ा है सर, जो भी किताब आपने रिकमेंड की मैंने सारी पढ़ी है सर, और मेरे पास घर में एक लाइब्रेरी है। और किताबों का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है सर, किसी भी व्यक्ति की हैबिट चेंज करने में। क्योंकि हमारी जिस प्रकार की परवरिश होती है, जिस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं, हमारे माइंड में कुछ ऐसी फाइलें बन जाती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। पैसे को लेकर के, सफलता को लेकर के, नेगेटिविटी, वो सारी चीज दिमाग में है। आम व्यक्ति उनको निकाल नहीं पाता। तो निकाल नहीं पाता तो वो उसकी सफलता में रोड़ा बनती है, बाधक बनती है। तो यदि वो व्यक्ति किताबों से जुड़ जाए तो वो चीजें डिलीट होना शुरू हो सकती है। लेकिन किताबों के जाने में वो व्यक्ति एक बार पढ़ भी लेता है तो उस किताब का कंटेंट उसके दिमाग में जाता नहीं है। मैंने स्पेसिफिक्स पर बहुत बड़ा काम किया और उस किताब का कंटेंट निकाला। वैसे तो किताबें खूब मिल जाएंगी आपको बार भी, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर वो किताबें हैं जो आपको चाहिए, इस इंडस्ट्री को चाहिए। तो हमने उन किताबों का एक ऑडियो समरी बनाई, रियल कंटेंट बनाया जो फील्ड में लोगों को चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने आपकी ये किताब यदि आप उस ऑडियो में सुनोगे ना, ऑडियो बुक में, तो आप ये कहोगे कि कमाल ही कर दिया है। वो सारी किताबें कंटेंट के रूप में हैं और ये 5 लैंग्वेज में है सर। अच्छा। हिंदी, इंग्लिश, बंगला, मलयालम, तेलुगु। अच्छा, 5 लैंग्वेज में अवेलेबल है। हिंदी, इंग्लिश, बंगला, मलयालम, तेलुगु, 5 लैंग्वेज में और भी आने वाली है।
तो इतनी सारी किताबें आप घर में बैठे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ सर, घर में बच्चे टीवी देख रहे हैं, पता नहीं क्या रील देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या देख रहे हैं। यदि आपने घर में अपनी उस बुक को भी चला दिया तो बच्चों के अंदर जा रहा है ना सर दिमाग में, बिजनेस स्कूल क्या है, बड़ी सोच का बड़ा जादू क्या है, शिखर पर मिलेंगे, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेना, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, एटॉमिक हैबिट्स, वो चीज़ें बच्चों में क्रिएट होंगी सर। तो ऐसी हमने बहुत सारी किताबों की ऑडियो सर इसके अंदर दी है सर। और एक है सर इसके अंदर वीडियो का कंटेंट, अच्छा, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग स्पेसिफिक वीडियोस हैं। वैसे तो वीडियो सारी मिल जाएंगी, लेकिन वहां पर एक छोटा सा ड्रॉबैक है, हम वीडियो देखने जाते हैं कुछ और, उसके बाद क्या जाइए हमारे हाथ में नहीं है। बट इसमें स्पेसिफिक सिलेबस है। पहली प्लेलिस्ट है डे 0, एक नए व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी देना। दूसरी प्लेलिस्ट है जिन्होंने शुरू किया है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दूसरी प्लेलिस्ट में वो कंटेंट है जो एक नए व्यक्ति को चाहिए। 1000 लोगों की लिस्ट कैसे बनाएं, प्लान कैसे दिखाएं, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें, नो को यस में कैसे बदलें, इस प्रकार की लैग स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। तीसरी प्लेलिस्ट है डायरेक्ट सेलिंग के दिग्गज लीडर्स की ट्रेनिंग्स। अच्छा। उसमें आपकी भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग है सर, हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स की ट्रेनिंग है। चौथी प्लेलिस्ट है सर सक्सेसफुल लोगों की कहानियां। अच्छा, इस इंडस्ट्री में कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, उनकी स्टोरी है, हम किसी को दिखा सकते हैं कि आप जैसे लोग कामयाब बने हैं। और 5वीं प्लेलिस्ट है सर माइंड प्रोग्रामिंग। अच्छा, बहुत परफेक्ट टूल है वो, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ गलत भरा होता है सर, और चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब तक माइंड प्रोग्रामिंग सही नहीं होगा ना सर, माइंड सेट सही नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो हमने किसी माइंड प्रोग्रामिंग के ट्रेनर से वो वीडियो ली हैं। What is power of subconscious mind, how to activate subconscious mind, what is relaxation, what is God power, ऐसी कुछ वीडियो डाली है उसके अंदर। और छठी है सर योगा फॉर हेल्थ एंड वेलनेस। अच्छा, एक व्यक्ति अपने आप को फिट कैसे रखे, वो भी योगा टीचर से लिया है। और अभी कई और, अभी तो शुरुआत है सर, अभी कई नई ऐसे AI जनरेटेड टूल इसके अंदर आने वाले हैं। और मैं एक टूल को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, अभी जल्दी आने वाला है वो। एक व्यक्ति शुरू करता है ना, उसको प्लान कैसे दिखाना पता नहीं है, सामने वाला यदि कोई डॉक्टर है तो मैं कैसे बात करूं, ये ऐप खुद एक डॉक्टर का रोल प्ले करेगा। वो कहेगा आप बताइए, जैसे मैं उसको प्लान दिखा रहा हूं तो ये ऐप आपको गाइड करेगा कि यहां पर आपका ये पार्ट कमजोर था, आपको ऐसे बोलना चाहिए। यदि मुझे कुछ अच्छी मीटिंग लेनी है तो आप इस ऐप को सामने रख करके बात करेंगे, तो ये ऐप आपके लिए एक मीटिंग का, आपका जो हेल्प करने वाला एक ट्रेनर है उसका रोल प्ले करेगा। वो बताएगा आपने वहां पर अच्छा नहीं बोला, यहाँ पर ठीक बोलना चाहिए। यानी कि लोगों की स्किल बिल्ड करने में भी ये ऐप बहुत हेल्प करेगा सर। तो आई एम वेरी एक्साइटेड सर इसको देखकर। मैं तो बहुत रोमांचित हो गया हूँ सर, और मुझे लग रहा है व्यूअर भी बहुत रोमांचित। मैं तो विजुलाइज कर रहा हूँ एक्चुअली। जी 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 जी, ये मेरे सामने खुली हुई है और कैसे कैसे ये काम कर रही है। और जिस टीम ने बनाया सर, मैं उसके लिए जरूर कहूँगा एक बार उसके लिए जरूर तालियां होनी चाहिए, बहुत जोरदार काम किया सर। जी जी, तो इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि लोग डायरेक्टली इस पे जाके इसको डाउनलोड कर सकें। जी, महंगी फीस होगी सर? नहीं, फीस बहुत महंगी नहीं है सर। मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि जब उन्होंने इसके बारे में बात की। उन्होंने कहा सर ये लोगों की दुआएं लेने के लिए है, लेकिन रनिंग एक्सपेंसेस तो मैनेज करने पड़ेंगे उनको भी। बड़े प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो रनिंग एक्सपेंसेस मैनेज करने बहुत नॉमिनल फीस रखी है सर। यदि कोई व्यक्ति साल का सब्सक्रिप्शन लेता है ना, तो मात्र 70-75 रुपये महीना का फीस है सर, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत नॉमिनल फीस, एक कॉफी नहीं आती सर। मंथली भी ले सकते हैं? मंथली भी ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, एनुअल ले सकते हैं। तो बहुत नॉमिनल फीस है सर, कुछ भी नहीं है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। ये देखिए हमारी इंडस्ट्री को लेके संभावनाएं तो बहुत हैं जी, और हमारे चैट विद सुरेंद्र वत्स के जो विजन मिशन ऑब्जेक्टिव हैं उनमें से एक चीज़ हम बोलते हैं कि हम भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को उस मुकाम पे लेके जाएंगे जिस मुकाम पे जाने का ये हकदार है जी। सक्सेस रेट बढ़ाएंगे और इस प्रकार के टूल्स निश्चित रूप से सहायता करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, आपकी टीम का आभार जिन्होंने इस बहुत शानदार टूर को अपनाया है। थैंक यू वेरी मच। और व्यूवर्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। दैट्स ग्रेट सर। व्यूवर्स के वैसे तो बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है सोशल मीडिया पे, लेकिन एक ही प्रश्न लेता हूँ मैं। राधिका का प्रश्न है, टीम को सेमिनार में कैसे लाएं? ओके, देखिए मैं राधिका जी के माध्यम से सभी लीडर्स को कहना चाहूँगा, ये इंडस्ट्री स्पीड से तब चलती है जब आपके लोग सेमिनार में बैठे हों। वो माहौल जो मिलता है, आप कान में फूंक मार के किसी व्यक्ति को लीडर नहीं बना सकते हैं। ज्वाइन तो करवा लोगे आप, लेकिन यदि आप चाहते हैं वो आपका एक्टिव लीडर बने तो उसको मीटिंग सेमिनार में ले जाना पड़ेगा। अब लोग मीटिंग सेमिनार में जाते नहीं हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। ले जाना पड़ता है सर, क्योंकि वहाँ थोड़ी फीस भी होती है।
मैं इसको इस एंगल से उत्तर देना चाहूँगा सर। यदि बच्चे को बुखार हो जाए सर, तो ऐसा कोई बच्चा नहीं जो पापा को कहे पापा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तो पापा को ले जाना पड़ता है ना। वो उसको कन्विंस करे, प्यार से बताए, गोद में उठाए, और नहीं मान रहा तो फिर उठा के ले जाना पड़ता है सर। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी एक नया डिस्ट्रीब्यूटर एक बच्चे की तरह होता है। उसको पता नहीं है कि मीटिंग में क्या मिलने वाला है। उसको लग रहा है कि वहाँ 100, 200, 500 रुपए का टिकट लगेगा तो मेरी जेब से लग जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि आपको उसको उठा के लेके जाना पड़ेगा सर, बच्चे की तरह। हो सकता है वो टिकट लेने के लिए तैयार ना हो, आप ले लीजिए सर, कोई बात नहीं है। जब वो देखेगा कि मेरे अपलाइन ने मेरा टिकट लिया और आज मैं इसी वजह से आगे बढ़ पाया, तो वो भी तो अपनी टीम का ऐसा करेगा। तो लोग सेमिनारों में जाते नहीं है सर, लेके जाना पड़ता है। ये आपके अंदर खूबी होनी चाहिए। केवल व्हाट्सएप पे फोटो डाल के सेमिनार का या मैसेज भेज के लोग नहीं जाएंगे सर, आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। सेमिनार की अहमियत बतानी पड़ेगी, उसको बार बार रिमाइंड करवाना पड़ेगा। यदि आप ये कर पाए, करना तो आपको पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन यदि कर पाए, ये एक टूल, ये एक एक्टिविटी आपकी सारी एक्टिविटी भारी पड़ सकती है। तो इसलिए सेमिनार पर फोकस कीजिए, और लोगों का निर्माण सेमिनार से होता है सर। मेरा निर्माण भी सेमिनार से हुआ है सर, यही एक तरीका है सर। ग्रेट सर। और अगर हमने किसी का विजन क्लियर करवाना है सर, तो वो ड्राइंग रूम में बैठ के शायद नहीं हो पाएगा। जब वो किसी बड़ी मीटिंग को देखेगा, बहुत सारे कामयाब लोगों को देखेगा, उस माहौल का हिस्सा बनेगा जी, तो उसका विजन भी क्लियर होगा, सीखने को भी मिलेगा जी सर। रिकॉग्निशन भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करती है जी सर। मैं अपने अनुभव के आधार पर एक दो चीज़ें मैं भी अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। लोगों को लाने के लिए सर एक अगर हम माहौल तैयार कर दें, जैसे मेले में लोग कब जाते हैं, जब अड़ोसी पड़ोसी जा रहे हैं, माहौल बन गया जी। या घूमने के लिए जाते हैं लोग, यात्रा पे जाते हैं जी, तो जिसका मन नहीं हो, माहौल देख के दूसरे लोग भी तैयार हो जाते हैं। तो अगर कहीं मीटिंग हो रही है, उस प्रकार का एक माहौल बनाया जाए कि चलो यार गाड़ी में चलेंगे और इस समय चलेंगे, घर से 2-2 परांठे भी बंधवा के चलना, सब आराम से बैठ के पिकनिक भी मनाएंगे, तो उस प्रकार का कुछ एक माहौल क्रिएट कर दें, तो मुझे लग रहा है कि ये चीज़ हेल्पफुल होती है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सर। और मैंने जिस प्रकार से अपना बिजनेस बिल्डअप किया, तो इसको मैं एक इन्वेस्टमेंट मानता था कि यार अगर लोग नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा बहुत अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, व्हीकल के पैसे अपने खुद से देने पड़े, तो कहीं ना कहीं नए लोगों को लेके जा रहे हैं, तो उसमें नए लोगों को तो मालूम नहीं है, उनका कोई विज़न है नहीं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन वहाँ पे होता है या एडवांस टिकटिंग का कोई प्रोसेस है, तो मैं एडवांस टिकटिंग ले लेता था, और वो मेरी इन्वेस्टमेंट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानता हूँ, वो मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट रही जी। आपका क्या कहना है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखो, इस बिजनेस में पहली बात तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करना है, लेकिन रनिंग एक्सपेंसिव तो लगेंगे ना। आपने को किताब खरीदनी है तो उसका तो पे करना पड़ेगा। ऐसे ही बिजनेस की मीटिंग में जाना भी एक इन्वेस्टमेंट है, छोटी सी, कोई बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। तो ये सब जितने भी इस इंडस्ट्री का कामयाब लोग हैं, सब ने इस इन्वेस्टमेंट को किया है सर। ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट आपको आगे ले जा सकती है, यदि आप इस पे दिमाग ना लगाए तो करनी पड़ती है सर। आपने 2 लोगों का टिकट लिया, उनको लेके चले गए, वो 2 लोग ज्वाइन हो गए, तो आपको कितना बड़ा बिजनेस दे देंगे। और साथ में आपने उनको ये सिखाया कि जब मैं आपको लेके गया तो मैंने टिकट लिया, तो वो भी किसी का टिकट ले सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जरूरी है सर, बिजनेस को बढ़ाने के लिए करनी चाहिए। दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना रनिंग एक्सपेंसेस के मूव करता है? तो ये छोटे छोटे खर्चे तो होंगे सर, आपके करने चाहिए आपको इसके। दैट्स ग्रेट सर। अत्री सर, आपके पास में बहुत सारा नॉलेज है, और एक इंटरव्यू में तो हम इसको नहीं समझ सकते, लेकिन जो लोग अत्री सर को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो आपका एक चैनल है जिसमें बहुत सारा बहुत अच्छा एजुकेशन कंटेंट मिलता है, प्योर एजुकेशनल कंटेंट मिलता है। मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ, आप भी फॉलो कर सकते हैं। सभी व्यूअर्स की तरफ से आने के लिए धन्यवाद सर, और स्पेशली IM स्मार्ट लीडर ये ऐप बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो ये थे S. अत्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम, 25 सालों से लगे हुए हैं, एक ही कंपनी का हिस्सा हैं, और एक बहुत शानदार टूल आज हमें दे के गए हैं। सो उम्मीद है आपको ये टूल भी पसंद आएगा, ये एपिसोड भी आपको अच्छा लगा होगा। आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए। हम नीचे एक फॉर्म भी दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आएँ, उनकी डिटेल भी आप शेयर कर सकते हैं। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।